Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we will discuss about NCERT class number 12, chapter number 3 current electricity. तो स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मीटर ब्रिज के बारे में स्टडी की थी। मीटर ब्रिज क्या है, तो क्या मीटर ब्रिज का जो एप्लीकेशन था वो था कोई अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना। उसमें 3 नॉन रेजिस्टेंस के साथ कंपेरिजन करके हम कोई अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते थे और वो व्हीटन ब्रिज के प्रिंसिपल के ऊपर ही वर्क करता था, वो भी हमने डिस्कस किया था। आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर का। अभी देखो कि पोटेंशियो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और मीटर मतलब कोई ऐसा डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करे। तो स्टूडेंट अभी तक जो मीटर किसी के पीछे लगता है तो उसका मतलब होता है वो डिवाइस होता है। फॉर एग्जांपल ए मीटर किसका मेजरमेंट करता है, एम्पियर का मेजरमेंट करता है। एम्पियर मतलब क्या है, तो कि करंट का यूनिट है। ओके, तो जो करंट का मेजरमेंट करे उसको हम ए मीटर बोलते थे, शॉर्ट फॉर्म पे एम्पियर मीटर होता है लेकिन उसको शॉर्ट फॉर्म पे हम बोलते हैं ए मीटर। सिमिलर वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए वोल्ट मीटर बनाया गया था। वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जिससे हम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर तो वो भी एक डिवाइस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, करंट की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं सर्किट के अंदर, करंट को सेंस कर सकते हैं सर्किट के अंदर। वो हाईली सेंसिटिव डिवाइस है। ओके, करंट का डिफ्लेक्शन, करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है वो हम डिफ्लेक्शन से शो कर सकते हैं। ओके, तो गैल्वेनोमीटर हुआ, वोल्ट मीटर हुआ, ए मीटर हुआ, तो जो भी हम मीटर बोल रहे हो क्या कुछ ना कुछ डिवाइस और कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट ये जो पोटेंशियोमीटर है ये कोई डिवाइस नहीं है। पोटेंशियोमीटर एक सर्किट है जिसके अंदर हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। ओके, कोई बैटरी का ईएमएफ मेजर कर सकते हैं, कोई बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, या तो टू बैटरी के ईएमएफ को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो मतलब में पोटेंशियोमीटर एक सर्किट है जिसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल का, इलेक्ट्रिकल सेल का हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो क्यों पोटेंशियल फाइंड करना हो तो हम तो वोल्ट मीटर का भी यूज़ करते थे। क्वेश्चन होना चाहिए सभी स्टूडेंट को कि सर हम तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए अभी तक तो वोल्ट मीटर यूज़ कर रहे थे, तो ये पोटेंशियल मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर क्यों बनाया गया, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों आई। ओके, तो हमें ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। तो चलो नीड पढ़ते हैं, पोटेंशियोमीटर की नीड क्यों आई। ओके, तो पहले तो चलो एक प्रैक्टिकली एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप लेबोरेटरी के अंदर जा रहे हो, ओके, आपकी फिजिक्स लैब के अंदर जा रहे हो, वहाँ पे मैंने आपको एक रजिस्टर दिया हुआ है जिसका वैल्यू है 5 ओम। ओके, ये रजिस्टर के टर्मिनल ए एंड बी, और इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो मान लो कि 2 एम्पियर है। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, थियोरेटिकल निकालना हो तो डायरेक्ट आप अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = IR करके निकाल सकते हो। और वो पोटेंशियल या तो वोल्टेज कितना आएगा, 2 × 5 करोगे, 2 × 5 मतलब में आपका जो वोल्टेज होगा वो 10 वोल्ट होगा। क्लियर, ये तो थियोरेटिकल है। जब प्रैक्टिकली करना हो तो कैसे करोगे, तो प्रैक्टिकली करना हो तो आप क्या करोगे, तो कि ये आपका रजिस्टर हुआ। ओके, अभी ये रजिस्टर के 2 टर्मिनल ए बी के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पोटेंशियल फाइंड करने के लिए पैरेलल में कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अक्रॉस में हमें पोटेंशियल फाइंड करना होता तो उसके अक्रॉस में हम पैरेलल में क्या लगा देते हैं, एक मीटर लगा देते जिसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। ओके, ये एक मीटर लगा दे, ये अपना क्या है, वोल्ट मीटर। क्लियर। अभी स्टूडेंट यहाँ पे जो अपना रजिस्टर था उसकी वैल्यू 5 ओम, करंट जो जा रहा है इसमें एंटर हो रहा है वो करंट है अपना 2 एम्पियर। अभी स्टूडेंट ये करंट आगे जाके ये मान लो कि एक पॉइंट आया, ओके, एक जंक्शन आया। जंक्शन क्या है मैंने आपको बताया था किरचॉफ लॉ के अंदर, 2 से ज़्यादा वे होता है तो वो जंक्शन बोलते हैं। ओके, यहाँ पे 3 वायर है, करंट एंटर हो रहा है। अभी यहाँ पे 2 ब्रांच में वो डिवाइड होगा, तो कितना डिवाइड होगा, तो देखो कि वोल्ट मीटर है, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है ना स्टूडेंट 4000 ओम से लेके 6000 ओम तक होता है। ओके, बड़ा रेजिस्टेंस होता है, इसलिए ये जो वोल्ट मीटर है उसमें से कम करंट पास होगा। ओके, मान लो कि इसमें से 0.5 जितना करंट पास हो रहा है और यहाँ से 1.5 जितना जो रिमेनिंग करंट है 1.5 एम्पियर इसमें से पास होगा, और वापस जाके यहाँ पे दोनों ऐड होके यहाँ पे 2 एम्पियर बना देंगे। इतना तो सभी को पता है। ओके, जंक्शन के पास 2 एम्पियर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अभी आप वोल्ट मीटर में मेजर करोगे तो इसके अक्रॉस में आपको मिलेगा जो वोल्टेज प्रैक्टिकली वो कितना होगा, I'(R). अभी यहाँ पे I' कितना है स्टूडेंट, वो है 1.5 और रेजिस्टेंस तो वही है अपना 5। तो आपको जो प्रैक्टिकली वैल्यू मिलेगा वो कुछ 7.5
ओम जितना मिलेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि सर थियोरेटिकल तो हमें 10 वोल्ट मिल रहा है, सॉरी यहाँ पे यूनिट वोल्ट आएगा क्योंकि हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम थियोरेटिकली मेजर कर रहे थे वो 10 वोल्ट था, जब प्रैक्टिकली मेजर किया तो 7.5 है। ऐसा क्यों? तो कि वोल्ट मीटर आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, वो कन्वीनियंट वैल्यू देगा। जब आप कोई कंपोनेंट के अक्रॉस में वोल्टेज फाइंड करना चाहते हो तो उस केस में वोल्ट मीटर आपको एग्जैक्ट वैल्यू वोल्टेज की नहीं देगा, वो आपको कन्वीनियंट वैल्यू देगा। लेकिन प्रैक्टिकल में हम वोल्ट मीटर ही यूज़ करते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ओके, अप्रॉक्स वैल्यू होती है, नज़दीक वाली वैल्यू होती है। तो हमें क्वेश्चन होता है कि सर अभी मुझे एग्जैक्ट वैल्यू ही चाहिए, एग्जैक्ट वोल्टेज की वैल्यू ही चाहिए, तो कैसे निकालें? एग्जैक्ट मतलब ये 10 वोल्ट जो हमें थियोरेटिकल दिख रहा है वही निकालना हो तो कैसे निकालें? ओके, तब हमें पोटेंशियोमीटर की रिक्वायरमेंट आती है, तब हमें पोटेंशियोमीटर की नीड आती है। ओके स्टूडेंट, तो अभी चलो कि ये तो हमें पता चल गया कि पोटेंशियोमीटर की नीड क्यों आई, जब वोल्टेज फाइंड करना होगा तब हमने बताया यहाँ पे। लेकिन चलो कि कोई बैटरी अपने पास, जब बैटरी है उसका EMF फाइंड करना हो तो, ओके, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि आपके पास कोई बैटरी है, मतलब इलेक्ट्रिकल सेल जो कार बाइक में यूज़ करते हैं वही, और उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, ओके। अभी इसका हमें क्या निकालना है? EMF निकालना है, तो मैं वोल्ट मीटर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ओके। ये जो मेरे पास बैटरी है उसके AB टर्मिनल है, ओके, ये प्लस ये माइनस, ये एप्सिलॉन जितनी बैटरी है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। अभी स्टूडेंट हमें पता है कि जो वोल्ट मीटर होता है उसका भी रेजिस्टेंस होता है, और यहाँ पे मैंने डिस्कस किया कि वो 4000 to 6000 ओम के ऑर्डर का होता है, ओके, इतना बड़ा रेजिस्टेंस होता है। तो मैं क्या इस सर्किट को थोड़ा और मॉडिफाई करके ड्रॉ करूँ तो इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ पे ये अपना सेल जो इलेक्ट्रिकल या तो केमिकल सेल कोई भी आप ले सकते हो, मैं केमिकल सेल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और नीचे जो रजिस्टर है, सॉरी वोल्ट मीटर का जो रजिस्टर है उसका सिंबल ड्रॉ कर देता हूँ, सर्किट सिंबल। ये हो गया। अभी ये टर्मिनल A था, ये B था, ये अपनी बैटरी एप्सिलॉन, ये प्लस ये माइनस, ओके, करंट प्लस टू माइनस फ्लो होता है हमें पता है, ओके। सर्किट के अंदर ये रेजिस्टेंस R, ये स्मॉल r। अभी स्टूडेंट हमें यहाँ पे फाइंड करना है इसका EMF फाइंड करना है, ओके। तो EMF या तो ये बैटरी के अक्रॉस में हमें एग्जैक्ट पोटेंशियल फाइंड करना है, पोटेंशियल कितना होगा, ये बैटरी का वोल्टेज कितना होगा वो फाइंड करना होगा। तो कैसे करें? तो क्या हमने वोल्ट मीटर से फाइंड करने की ट्राई किया, EMF फाइंड करने की ट्राई किया, तो क्या होता है, चलो तो हमें, चलो यहाँ पे ये जो लूप दिख रहा है A B ये C और ये D, चलो लूप बना देते हैं। इसमें किरचॉफ लॉ अप्लाई करें, किरचॉफ लॉ चलो यहाँ से अप्लाई कर दें ऐसे, ओके। A टर्मिनल से स्टार्ट करें तो देखो हमारी जर्नी और करंट की डायरेक्शन सेम हो, यहाँ पे देखो ये करंट की डायरेक्शन होगी, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन, तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू या तो अप्लाइंग KVL, ओके। यहाँ पे अप्लाई करते हैं KVL, अप्लाइंग KVL इन लूप। कौन सा लूप दिख रहा है स्टूडेंट? तो लूप देखो यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो कि A D C B और A, फॉर्मूला क्या है, समेशन IR इक्वल्स टू 0, ये फॉर्मूला, या तो हम ऐसे लिखते हैं समेशन IR इक्वल्स टू समेशन एप्सिलॉन, ओके। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, यहाँ पे फ्लो होता है वो हाई टू लो होता है, इसलिए यहाँ पे हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो हो रहा है, तो उस केस में आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा जर्नी के वक्त। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, माइनस IR, ओके, ये I इंटू R, क्योंकि ये IR का हमें रिलेशन निकालना। फिर यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी सेम, ये प्लस ये माइनस, क्योंकि हाई टू लो फ्लो होता है करंट की डायरेक्शन। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इसलिए यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा क्योंकि फ्लो की डायरेक्शन इस तरफ है। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, माइनस IR होगा, ओके। अभी बैटरी में नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, उस केस में हम प्लस लिखते हैं क्योंकि एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, ओके। जो चार्ज होता है उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है, इसलिए हम क्या लिखते हैं, प्लस एप्सिलॉन इक्वल्स टू 0। अभी एप्सिलॉन को सब्जेक्ट बना दे तो ये वाला टर्म उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, IR प्लस स्मॉल IR, क्लियर। अभी ये IR को सब्जेक्ट बना दूँ मैं, ओके, चलो IR को सब्जेक्ट बना देते हैं, IR इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस स्मॉल IR, ऐसा कुछ दिखेगा, क्लियर है। अभी IR क्या दिखते हैं स्टूडेंट, IR पोटेंशियल ड्रॉप है किसके अक्रॉस में, तो कि वोल्टेज के जो वोल्ट मीटर था उसके अक्रॉस में, ये IR इसके अक्रॉस में आया ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ V से, V इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस IR, ओके।
तो एक फॉर्मूला हुआ। अभी देखो कि आप वोल्ट मीटर लगाओगे तो वोल्ट मीटर से आपको एग्जैक्ट वोल्टेज नहीं मिलेगा, वो क्या मिलेगा आपको, सॉरी एग्जैक्ट ईएमएफ नहीं मिलेगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। देखो, और वो ईएमएफ से कम ही होगा क्योंकि माइनस IR हो रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से वो थोड़ा कम आएगा। तो जब आप लोग कोई इलेक्ट्रिकल सेल या तो कोई सेल का ईएमएफ मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज़ करोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा। ओके, वो आपको पोटेंशियल डिफरेंस देगा, वोल्ट मीटर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देगा, वो भी एग्जैक्ट नहीं होगा, यहाँ पे वैल्यू कम आएगी, ये लेस आएगी क्योंकि ईएमएफ में से माइनस IR हो रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस के वजह से वो थोड़ा डिक्रीज होगा। ओके, ये जो कंडीशन है वो क्लोज कंडीशन थी। जब करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में तो वो वाली जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं क्लोज कंडीशन। ओके, क्लोज्ड सर्किट कंडीशन। ओके, ये क्लोज सर्किट कंडीशन क्यों, क्योंकि I नॉट इक्वल टू 0 है और R नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे V नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन होगा क्लोज सर्किट कंडीशन के लिए। अभी स्टूडेंट ओपन सर्किट कंडीशन के लिए क्या होता है वो भी देख लेते हैं। ओके, तो चलो यहाँ पे ले लेते हैं ओपन सर्किट कंडीशन। तो ओपन सर्किट कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट, तो आपका जो I होता है वो 0 हो जाता है। ओके, I 0 होता है लेकिन R नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन जो प्रोडक्ट होगा आपका IR वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो उस केस में आपका V इक्वल्स टू एप्सिलॉन हो जाएगा। ओके, तो मतलब में जब आपकी सर्किट के अंदर का जो फ्लो हो रहा है करंट है वो 0 हो जाए तो उस केस में आपको एग्जैक्ट जो वोल्ट मीटर से आप मेज़र कर रहे होगे तो एग्जैक्ट आपको EMF मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ओके, क्योंकि कुछ ना कुछ करंट पास होता है, इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन क्लोज कंडीशन ही होती है। तो स्टूडेंट हमें ये वाली कंडीशन लानी हो V इक्वल्स टू एप्सिलॉन, तो वो कंडीशन कैसे ला सकते हैं, तो कि ये पोटेंशियोमीटर की एक सर्किट से हम ला सकते हैं कि सर्किट में हम ऐसा कुछ करें कि जो फ्लो है करंट का वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, करंट फ्लो 0 हो जाएगा। कब 0 होता है हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएगा। फ्लो तभी होता है जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। ओके, चार्ज का फ्लो तभी होगा सर्किट के अंदर जब पोटेंशियल में डिफरेंस होगा। अभी पोटेंशियल का डिफरेंस ही हम 0 कर दे, ओके, तो उस कंडीशन में बैलेंसिंग कंडीशन में फ्लो होगा नहीं, तो उस केस में आपका जो EMF है आप मेज़र कर सकते हो। क्लियर है? तो पोटेंशियोमीटर एक ही वही सर्किट है जिसके अंदर क्या करते हैं, हम नल पॉइंट लाते हैं या तो न्यूट्रल पॉइंट लाते हैं। न्यूट्रल पॉइंट के बीच में क्या होता है, तो क्या करंट आपका 0 हो जाता है और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 शो करता है। उस कंडीशन में आप दो सेल को कंपैरिजन करके एक का EMF निकाल सकते हो। ओके, इससे इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट आई कि पोटेंशियोमीटर क्या है, तो पोटेंशियोमीटर से हम एग्जैक्ट EMF और एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं वोल्टेज की। ओके, इसलिए हमें पोटेंशियोमीटर की रिक्वायरमेंट आई। या तो पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड भी करना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड भी करना होता है, तो हम वोल्टमीटर यूज़ करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, लेकिन वो उतना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, वो कन्वीनियंट वैल्यू देता है। तो वो ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट आई, पोटेंशियोमीटर की नीड आई। ओके स्टूडेंट, तो ये रिक्वायरमेंट थी, नीड थी कि पोटेंशियोमीटर की नीड क्यों आई, तो ये सब आपको पॉइंट्स लिखने हैं और ये आपको दिखाना है कि वो एग्जैक्ट वोल्टेज मेजर नहीं करता है, कन्वीनियंट वोल्टेज देता है, फिर एग्जैक्ट EMF मेजर नहीं करता है, वो वोल्टेज ड्रॉप मेजर करता है और वो EMF से कम ही होगा क्योंकि रिलेशन देखो यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, अब है एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए कि EMF आपका एग्जैक्ट वोल्टेज के बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में I0 करना चाहिए। सर्किट का जो I0 होता है वो कंडीशन को बोलते हैं ओपन सर्किट कंडीशन। तो वैसी ओपन सर्किट कंडीशन कब होगा, ये पोटेंशियोमीटर के अंदर होगा। ये हम आगे जाकर डिटेल्स में डिस्कस करते हैं, पहले ये नोट कर लो, इसके बाद हम प्रिंसिपल पढ़ते हैं पोटेंशियोमीटर का। ओके स्टूडेंट, पहले नोट कर लो ये। ओके स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर के पोटेंशियोमीटर है कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, वो डायग्राम पोटेंशियोमीटर के सर्किट का डायग्राम है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये वाला जो पार्ट है सर्किट का वो कॉमन रहता है। अभी हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, इसमें भी ये सेम ही रहेगा, चेंज इसमें ही कुछ होगा। ये वाले पार्ट को बोला जाता है सेकेंडरी सर्किट और इसको बोला जाता है प्राइमरी सर्किट। ओके, ये वाले पार्ट को बोला जाता है, ये पूरे पार्ट को प्राइमरी सर्किट और ये वाले को बोला जाता है सेकेंडरी सर्किट। ओके, ये वाले पार्ट को याद रखना ये बात। अभी स्टूडेंट
जैसे मीटर बेस का कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ा था, सिमिलर पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन भी वैसे ही है। यहाँ पे जो मैंने ये डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया हुआ है, ये प्लेटफॉर्म है वुडन का। ये पूरा वुडन का प्लेटफॉर्म होता है जो आपके प्रैक्टिकल लेबोरेटरी के अंदर भी होगा, जहाँ पे आप प्रैक्टिकल भी करने वाले हो। ये जो प्लेटफॉर्म है वुडन का, उसके ऊपर ये जो दिख रहा है आपको, ये वाले जो दिख रहे हैं, ये वायर लगे होते हैं। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये पूरे वायर होते हैं। ओके, अभी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है वो 1 मीटर की होती है, मतलब 100 सेंटीमीटर की। ऐसे कितने वायर हैं यहाँ पे? 1 2 3 एंड 4, मतलब ये टोटल 4 मीटर का आपके पास पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर में जो वायर लगे हुए हैं वो कितने हैं? 4 है। इसका मतलब ये 4 मीटर का पोटेंशियोमीटर। ऐसा 5 6 भी होता है। ओके, नॉर्मली 6 वाला हम लेबोरेटरी के अंदर यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे ड्रॉ किया है मैंने 4 मीटर का। ओके, अभी क्वेश्चन होता है कि सर ये वायर कौन सा मटेरियल का? कंडक्टिंग वायर है, लेकिन मटेरियल होता है एलॉय। एलॉय क्यों यूज़ करना है? मैंने आपको बताया था कि जो एलॉय होते हैं जैसे कि मैग्नीन, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंट, नॉर्मली कॉन्स्टेंट का वायर ज़्यादा यूज़ होता है। क्यों कॉन्स्टेंट का वायर? क्योंकि उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है या रजिस्टिविटी है वो पॉजिटिव होता है, और वो क्या होता है? कम होता है। ओके, क्योंकि उसका ग्राफ जो था रजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, वो थोड़ा कैसा था? टेम्परेचर की तरफ झुका था। ओके, ग्राफ हमने देखा था, वो ग्राफ कुछ इस तरह से था। इसके ऊपर रो था, इस पे टेम्परेचर, तो ये ग्राफ ऐसे था। मतलब इसमें स्लोप जो बनेगा वो कैसा बनेगा? छोटा होगा, मतलब एंगल छोटा, तो अल्फा आपका कम आएगा। ओके, अल्फा का मतलब टेम्परेचर से ये थोड़ा इंडिपेंडेंट है। जब टेम्परेचर में ज़्यादा चेंजेस ना हो तो ये जो वायर है उसमें रेजिस्टेंस में कोई वेरिएशन नहीं आएगा इतना ज़्यादा। ओके, वेरिएशन आएगा तो जो हम फाइंड करना चाहते हैं उसके अंदर इम्पेक्ट पड़ेगा। इसलिए हमें क्या करना है? ऐसा वायर यूज़ करना है जो वायर टेम्परेचर से थोड़ा इंडिपेंडेंट हो, थोड़े वेरिएशन में इंडिपेंडेंट हो, उसकी रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस चेंज ना हो, ऐसा होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो ये वायर की बात हो गई। ओके, जो वायर हमने लगाए AB, ओके, उसकी लेंथ है टोटल हम कंसिडर करते हैं L जितनी, कैपिटल L जितनी। ओके, फिर प्राइमरी पार्ट के अंदर बात करते हैं, तो एक बैटरी लगाई हमने ये वाली, ओके, जिसका EMF हम एप्सिलॉन कंसिडर कर रहे हैं, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्मॉल r से दिखाया है। और यहाँ पे ऑन ऑफ करने के लिए एक की लगाई हुई है, और की के साथ नीचे सीरीज़ के अंदर ही एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया। रेजिस्टेंस बॉक्स की जगह पे आप रियोस्टेट भी लगा सकते हो। ओके, वेरिएबल रजिस्टर ही लगाना है यहाँ पे। ओके, रियोस्टेट का सिंबल हमें पता है, बस इस तरह से यहाँ पे आप दिखा सकते हो। ओके, या तो फिर स्ट्रेट लाइन करके भी दिखा सकते हो ऐसे, फिर ऐसे जॉइंट कर सकते हो, क्योंकि रियोस्टेट के टोटल 3 टर्मिनल है इसलिए। ओके, बाकी का ये पार्ट यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। ओके, क्लियर है? तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसको सीरीज़ में लगाया, और ये पूरे वायर को इसके साथ सीरीज़ में लगाया हुआ है। ओके स्टूडेंट, क्लियर है? अभी नीचे यहाँ पे वुडन प्लेटफॉर्म के ऊपर एक 1 मीटर की स्केल लगी होती है, जिसको हम मीटर स्केल बोलेंगे। इसमें ऊपर की तरफ भी मार्किंग होती है और नीचे की तरफ भी मार्किंग होती है। जब आप जॉकी को, इस पर भी सेम मीटर बीच में हमने जैसे जॉकी को मूव कराया था, वैसे यहाँ पे भी जॉकी को मूव कराना है, क्योंकि यहाँ पे हमें बैलेंसिंग कंडीशन लाना है। सेम हमने मीटर बीच में देखा था वैसे ही। ओके, तो हमें यहाँ पे जब मूव करा रहे होंगे तो ये वाली ऊपर वाली लेंथ भी मेजर कर सकते हैं, फिर ये वाले वायर में इस तरफ आते होंगे तब नीचे वाला स्केल भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब दोनों साइड देखने के लिए यहाँ पे स्केल लगाया होता है। ओके, तो ये कंस्ट्रक्शन हुआ अपना। ओके, अभी कौन से प्रिंसिपल में वर्क करता है वो समझते हैं। तो चलो कंसिडर करते हैं, ये जो पूरा वायर है ना, ये यूनिफॉर्म वायर है। ओके, एलॉय है, कॉन्स्टेंट का वायर है और यूनिफॉर्म है। ओके, यूनिफॉर्म मतलब एक सर का सभी जगह सेम रहेगा। अभी हम कंसीडर करते हैं जो AB वायर की जो लेंथ है वो कैपिटल L जितनी है, जो मैंने यहाँ पे लिखी है, और पर यूनिट लेंथ रजिस्टिविटी कितनी है, सॉरी रजिस्टेंस, AB वायर का पर यूनिट लेंथ रजिस्टेंस कितना है, तो क्या रो जितना जो हमने कंसीडर किया हुआ है। ओके, तो AB वायर का जो रजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? AB वायर का रजिस्टेंस निकालें तो RAB इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं रो L। ओके, पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस हमने लिया कितना? रो जितना। पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस रो जितना, AB वायर का लेंथ कितना है? L जितना। मतलब आप इसको ऐसे, ये जो मैंने वैल्यू लिखी है इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जब लेंथ 1 जितनी होगी तब रेजिस्टेंस कितना होगा? रो जितना होगा। जब L लेंथ होगा तब रेजिस्टेंस कितना? तो हम लिख सकते हैं RAB इक्वल्स टू रो L, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। क्लियर है? अभी
यहाँ पे ये सर्किट के अंदर जो करंट पास हो रहा है, बैटरी लगाई तो करंट इसमें से कंटिन्यूस करंट फ्लो करेगा, तो करंट की वैल्यू क्या होगी? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द करंट फ्लोइंग थ्रू AB वायर। वो कैसे निकालेंगे? करंट निकालना है तो हमें I R का बीच का रिलेशन, V के बीच का रिलेशन निकालना हो तो हम ओम्स लॉ को याद करते हैं, तो हम लगा सकते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। वो ओम्स लॉ क्या है अपने पास स्टूडेंट? तो कि V इज इक्वल टू आई आर। मुझे I फाइंड करना है तो I को सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो I इक्वल्स टू क्या होगा? V बाई आर। अभी V की जगह पे मैंने एप्साइलॉन लिखा है, ओके हमने EMF लिया है यहाँ पे, तो I इक्वल्स टू एप्साइलॉन और R क्या है? टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का। अभी देखो रेजिस्टेंस में तो सभी जो रेजिस्टेंस है ये सर्किट के अंदर, ये जो जितने भी रेजिस्टेंस है वो सभी कैसे सीरीज में है। देखो एक तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बैटरी का रेजिस्टेंस होगा जो ये अपना रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस, ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर ये वायर का भी रेजिस्टेंस हमने कंसिडर किया जो कितना था? AB वायर का रेजिस्टेंस ρL जितना। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा? तो आप लिख सकते हैं एक तो रेजिस्टेंस बॉक्स का, फिर वायर का ρL और स्मॉल r जो बैटरी का है, ये इसका रेजिस्टेंस R, इसका रेजिस्टेंस कितना हमने लिया? ρL, ओके। क्योंकि A क्यों नहीं लिखा? क्योंकि फॉर्मूला था हमारा कि क्या था फॉर्मूला? R इक्वल्स टू ρL बाई A लिखते हैं, लेकिन ये एरिया तो क्या होगा? सेम ही रहेगा ना, ओके इसलिए ये A को नहीं लिखा है यहाँ पे, ओके यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है इसलिए। क्लियर? तो I इक्वल्स टू एप्साइलॉन अपॉन R प्लस ρL प्लस स्मॉल r, ये इतना करंट सर्किट से फ्लो हो रहा होगा। अभी हमें यहाँ पे ना गैल्वेनोमीटर के साथ जोकी लगा के यहाँ पे कोई भी आप बैटरी या तो कोई सेल को लगा के इसका वोल्टेज चेक करते हो, तो इस केस में चलो कि मानो कि यहाँ पे C पॉइंट के पास आप जोकी को ले जा रहे हो, तब लेंथ बन रही है L जितनी, तो ये AB वायर के अंदर AC पार्ट का जो रजिस्टेंस होगा वो कितना होगा स्टूडेंट? ये AC की लेंथ स्मॉल l है, तो मैं लिख सकता हूँ RAC इक्वल्स टू रो स्मॉल l, क्योंकि रजिस्टेंस इसका कितना बनेगा? ρL जितना, क्योंकि टोटल वायर AB का रेजिस्टेंस था अपना कितना? टोटल वायर AB का जो रेजिस्टेंस था रो कैपिटल L था, तो AC लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट? रो स्मॉल l होगा। क्लियर? अभी मुझे AC के अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए AC के अक्रॉस में, तो कैसे फाइंड करूँ? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मैं लिख सकता हूँ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC पार्ट, ओके लिख सकता हूँ ना द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC पार्ट। तो मैं यहाँ पे क्या फॉर्मूला क्या आएगा? ओम्स लॉ के ऊपर से V इज इक्वल टू आई आर। अभी यहाँ पे स्टूडेंट I की जगह पे ये V किसके अक्रॉस का है? AC के अक्रॉस का, तो V ऐसे लिख सकता हूँ। I मेरा जो टोटल करंट है वो, तो करंट सर्किट में एप्साइलॉन अपॉन कैपिटल R प्लस ρL प्लस स्मॉल r है, और रेजिस्टेंस कितना है? किसके अक्रॉस में हम फाइंड कर रहे हैं? AC के अक्रॉस में, इसलिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस किसका लेना है? AC का लेना है। तो AC का रेजिस्टेंस कितना है स्टूडेंट? रो स्मॉल l है। थोड़ा इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो VAC इक्वल्स टू, ये रो को अंदर मल्टीप्लाई में ले लो, एप्साइलॉन रो अपॉन R प्लस रो कैपिटल L प्लस स्मॉल r इन टू L। अभी स्टूडेंट यहाँ पे वेरी क्या होगा? लेंथ वेरी होगा। बाकी देखो एप्साइलॉन कांस्टेंट है, रजिस्टिविटी तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस बॉक्स में जो की निकाली वो भी कांस्टेंट हमने रखा है, एल भी कांस्टेंट, ये लेंथ तो हमारी सेम ही रहेगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा, वो तो बैटरी चेंज करने से होगा। मतलब इतना पार्ट तो कांस्टेंट है। इसका मतलब इसको मैं कांस्टेंट को एक वैल्यू से दिखाऊँ जो टेक्स्ट बुक में भी गिवन है 5 से, तो 5 इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ एप्साइलॉन रो बाई R प्लस रो कैपिटल L प्लस स्मॉल r, ओके। तो VAC इक्वल्स टू 5 इंटू L, तो 5 इक्वल्स टू क्या आएगा? VAC बाई L, ये आपका इक्वेशन हुआ। तो इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये 5 है उसको बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। जैसा हमने कहीं पढ़ा है, कहाँ पे? तो कि 11th स्टैंडर्ड के अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर था वेलोसिटी बाय डिस्टेंस, ओके V बाई x, उसको बोला जाता था वेलोसिटी ग्रेडियंट, ओके।
फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जो अपना कॉफिशिएंट नहीं विस्कोसिटी वाला टॉपिक था, उसके अंदर हमने ये डिस्कशन किया था। ओके, विस्कस फोर्स के अंदर था कि वेलोसिटी ग्रेडियंट आता था। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेलोसिटी अपॉन लेंथ। ओके, पोटेंशियल अपॉन लेंथ बोले तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, हीट अपॉन लेंथ बोले तो हीट ग्रेडियंट। ओके, कि लेंथ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल में कितना डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो वो शो करेगा आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट से। ओके स्टूडेंट, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। अभी ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो मैं इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि फाई तो अपना कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट जो पोटेंशियोमीटर है अपना, ये यही प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है कि वो चेंज होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। ओके, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हम वेरी कर सकते हैं लेंथ के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे लेंथ बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होते जाएगा। पोटेंशियल की बात नहीं करो, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होते जाएगा। जैसे जैसे जॉकी को हम आगे मूव करते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होते जाएगा, वेरी होगा। तो जो वेरी होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जो क्रिएट कर रहा है वही क्या है स्टूडेंट, अपना पोटेंशियोमीटर का एक प्रिंसिपल है। क्लियर है? अभी इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, तो स्टूडेंट देखो कि ये इसमें करना क्या है। मैं यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम थ्रू समझाने की ट्राई करता हूँ। मान लो कि आपके पास दो बैटरी है, दोनों बैटरी के आप प्लस प्लस और माइनस माइनस कनेक्ट कर दो और बीच में एक मीटर लगा दो जो गैल्वेनोमीटर है। ओके, या इसका प्लस टर्मिनल, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ओके, अभी ये एप्सिलॉन 1 और ये एप्सिलॉन 2। क्लियर है? अभी ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। ओके, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। तो उस केस में देखो ये अननोन भी है। ओके, अननोन है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे देखो, और एप्सिलॉन 1 पहले ग्रेटर देन एप्सिलॉन 2 था, तो यहाँ से करंट कुछ फ्लो होगा इससे, जैसे सर्किट में, क्योंकि जो बड़ी बैटरी होती है वो करंट को फ्लो करवा दी है, तो यहाँ से करंट जाएगा ऐसे। लेकिन यहाँ पे होगा क्या कि हम ये वेरिएबल जो AMF है, वेरिएबल बैटरी जो है, उससे पोटेंशियल हम डिक्रीज करते जाए तो इसका डिफरेंस एक बार देखो कि ये दोनों अपोजिंग कंडीशन में, मतलब एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 कोई कंडीशन में मान लो कि पोटेंशियल डिफरेंस कुछ आ रहा था, मान लो कि 10 वोल्ट। ओके, ये बड़ी बैटरी, ये छोटी बैटरी है। ओके, पता नहीं इसका वो AMF कितना, लेकिन इससे बड़ा हमने यहाँ पे कोई सेल लगाया, बैटरी लगाई, तो उस केस में ये सर्किट में करंट फ्लो करा रहा है। हम इसका EMF, ये वेरिएबल है। ओके, वेरिएबल है, इसका वोल्टेज हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं, इसको डिक्रीज करते जाए तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, एप्सिलॉन 1 इक्वल्स टू एप्सिलॉन 2 हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा तो ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बीच में आ जाएगा, 0 दिखाएगा, 0 डिफ्लेक्शन। तो बस यहाँ पे पोटेंशियल में हमें वेरी करते गए और सामने वाला जो अननोन है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अभी देखो कि यहाँ पे एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू 0 हो गया, तो उस कंडीशन में एप्सिलॉन 1 किसके बराबर हो गया होगा, एप्सिलॉन 2 के बराबर हो गया होगा। मतलब एप्सिलॉन 1 इक्वल्स टू एप्सिलॉन 2 जो अननोन था, तो हमें इसकी वैल्यू तो नोन है क्योंकि ये वेरी कर रहे थे ना हम, ये नोन है हमें, तो इसके ऊपर से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। बस पोटेंशियोमीटर भी वैसे ही कि वेरी करने वाला पोटेंशियल यहाँ पे क्रिएट करता है, वेरी करता है पोटेंशियल के अंदर, पोटेंशियल में वेरी करेगा और सामने हमें करंट 0 कर देगा सर्किट के अंदर, डिफ्लेक्शन 0 आएगा गैल्वेनोमीटर में। उस कंडीशन में हम ये प्रिंसिपल का यूज़ करके कोई बैटरी का EMF निकाल सकते हैं, या तो दो बैटरी को कंपेयर करके EMF मेज़र कर सकते हैं, कोई बैटरी या सेल का हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक में हमारे पास दो एप्लीकेशन गिवन है, दो सेल का EMF को कंपेयर करना है और एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो दो बैटरी का जो EMF कंपेयर करने होते हैं उसमें नॉर्मली हम डेनियल सेल और लेग्रांजियन सेल यूज़ करते हैं। प्राइमरी सेल है जो एक बार यूज़ करने के बाद चार्जेबल नहीं होते, उसको हम प्राइमरी सेल बोलते हैं। ओके, नॉन चार्जेबल है इसलिए, तो उस सेल का यूज़ लेबोरेटरी के अंदर भी करेंगे और नेक्स्ट जो एप्लीकेशन के अंदर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, अभी एक क्वेश्चन दूसरा लास्ट में रह गया, ये फाई है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कॉन्स्टेंट होता है। तो फिजिक्स में कांस्टेंट का आपको यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला पूछते हैं, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट निकाल देते हैं। ओके, ये वाला नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला डिराइव करते हैं। तो स्टूडेंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या था अपने पास, फाई इक्वल्स टू V/L। V मतलब वोल्टेज, तो ये वोल्ट पर और नीचे L मतलब मीटर, वोल्ट पर मीटर आया। ओके, अभी
उसका दूसरा यूनिट लिखे तो हम लिख सकते हैं वोल्ट क्या होता है, वी क्या होता है, तो कि W/Q, क्योंकि हमें पता है कि W = VQ/QV। ओके, तो V = W/Q डिवाइडेड बाई यहाँ पे L। अभी इसके ऊपर से यूनिट लिखना हो तो लिख सकते हैं ना इजीली। वर्क का यूनिट होता है जूल, कूलम डिनोमीटर में जाएगा और ये मीटर, कूलम मीटर। अब इसके ऊपर से डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो तो लिख सकते हैं जूल एनर्जी का है और वो आप सभी को पता ही है m1L2T-2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, जूल का। ओके, और कूलम का क्या होता है एम्पियर इंटू सेकंड, मतलब एम्पियर इंटू टाइम, और मीटर का तो L1, बाकी टर्म 0। अभी सिंप्लीफाई करें तो फाई का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा आपका m1, ये L ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब L1, T ऊपर जाके माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब T-3 और A-1। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, तो ये प्रिंसिपल डायग्राम ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हो डायग्राम के ऊपर से। ओके, इजी टॉपिक है, अच्छे से नोट करो, इसके बाद एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। थैंक यू।